हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अवन सर। यू हैव कम टू द राइट प्लेस टू लर्न इंग्लिश। आपको आजकल ऐसा पता है कि अंग्रेजी का भाषा जो सीखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है आज की लाइफ में। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर जो इंटरव्यू करने वाला होता है वो पूछता है आपसे इंग्लिश में सवाल, और उस वक्त जो है हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब हम निशब्द हो जाते हैं, या तो हमें इंटरव्यू जो पूछने वाला होता है उसके सवालों का जो है वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसीलिए हमारे इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूरी है सीखने के लिए, ताकि आप सीखेंगे तभी आप चार लोगों में बैठे हुए हैं, वहां पर आप देखोगे कि जो सबसे ज्यादा आजकल तादाद है जो अंग्रेजी जो बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, और वहां पर आप अपने को एक बिल्कुल अपार्ट फील करते हो कि आप बिल्कुल अलग हो। तो यहाँ पर आप जो है बहुत ही सही जगह आए हो आप इंग्लिश सीखने के लिए। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी जो भाषा है, मैं उसको बिल्कुल आपके लिए इजी कर दूंगा। आप देखोगे कि आप इसको सीख के कैसे आगे अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे, और इंप्रूवमेंट जो है मैं आपके अंदर बहुत इजीली लेकर आ जाऊंगा। जस्ट आपको करना क्या है कि जब मैं आपको सिखाता हूं, आपको जो है कॉपी लेना है, पेन लेना है और बैठना, और इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट करनी है वो नोट करके फिर आपको समझना है। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको अपने सेशन में सिर्फ आपको सिखा सकता हूँ और आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन आपका भी वहां पर कर्तव्य है कि आप भी पढ़ेंगे उसको, रिवाइज करेंगे उसे, क्योंकि द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे इंग्लिश भाषा सीखने के लिए। लेट्स स्टार्ट। अब मैं बात करूंगा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कि हमें लैंग्वेज जो है उसका बेस क्या है। आप देखेंगे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो आपका बेस होता है वो होता है सेंटेंस। अभी मैं आपके सामने हिंदी बोल रहा हूं, तो मैं कोई भी सेंटेंस, सिंपल सी बात है कि मैं अभी आपके सामने सेंटेंस बोल रहा हूं, उसके बाद ही मैं भाषा जो है हिंदी भाषा का प्रयोग कर पा रहा हूं आपके सामने। अगर मुझे लैंग्वेज सीखनी हो, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ये फॉरेन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले आपको जो है सिखाया जाएगा, इनके अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स के बाद उसके बाद फिर आपको वर्ड, फिर उसको सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, फिर सेंटेंस कैसे बनाना है, उसी के बाद ही आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं। तो मेन बेस हुआ कि आपको सेंटेंस बनाना है, और जैसे ही सेंटेंस आप बनाना सीखोगे उसके बाद आपके लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। अब आपको ये नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, कहां पर एम लगेगा, कहां पर इज लगना है, कहां पर आर लगना है, किस सेंटेंस में जो है इज एम आर जो है वो पहले लगेगा, किस सेंटेंस में वो जो है बाद में लगेगा। तो ये सारी चीजें मैं हेल्पिंग वर्ब आपको बताऊंगा। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में बहुत सारी गलतियां होती हैं जो मैं आपको जो यहाँ पर इंप्रूव कराऊंगा। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक आप करते होंगे, और वो छोटी छोटी मिस्टेक जो है मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे इंप्रूव करनी है। तो यहाँ पर सेम सेंटेंस हम जैसे इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाना है। अब देखिए कि मैं आपको सिखाता हूँ कि सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ब ऑफ टू बी सेंटेंसेस, या जब हम इनका नाम देते हैं टू बी सेंटेंसेस जो है, यहां पर आप देखोगे इज एम आर ये प्रेजेंट का है, वॉज वर ये पास्ट का है, और विल बी या फिर शैल बी ये फ्यूचर का है। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। ये देखोगे आप, ये प्रेजेंट में यूज होगा और ये पास्ट में यूज होगा, और शैल बी या विल बी जो है ये फ्यूचर में यूज होगा। और इनकी पहचान आप कैसे करोगे? आखिर कहां पर अगर है, हूं आना है, था थी आना है, या होगा होगी, बनेगा बनेगी आना है, तो इसको आप कब इज एम आर लगाओगे, कब वॉज वर लगाओगे, कब विल बी लगाओगे? तो हमेशा ध्यान रखना, जब किसी वाक्य के अंत में अगर है आता हो, हूं आता हो या हो आता हो, तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर था आता हो, थे आता हो, थी आता हो, तो आपको वॉज वर का प्रयोग करना है। कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में अगर आता हो होगा, होगी, बनेगा, बनेगी या बनेंगे, तो आपको जो है विल बी का यूज करना है। सिंस वी आर लर्निंग स्पीकिंग कोर्स, सो वी विल नॉट यूज शैल बी हियर। हम यहाँ पर शैल बी का जो है वो यूज नहीं करेंगे, बिकॉज स्पोकन में जो है, इंग्लिश स्पीकिंग में, स्पोकन में सबसे ज्यादा जो है विल का यूज होता है, विल बी का यूज होता है।
हम शैल बी का यूज नहीं करते हैं, मैक्सिमम शैल बी या फिर शैल का प्रयोग जो है हम रिटर्न वर्क में करते हैं। यहाँ पर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आपको जो है शैल बी का यूज ना करके आपको विल बी ही सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है। अब आपका सवाल होगा कि ये सब्जेक्ट्स होता क्या है। चलिए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स होता क्या है। एक सेंटेंस का मैं एग्जांपल लेता हूं। एक सेंटेंस है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसकी हिंदी हुई राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है। हमेशा ध्यान रखना जो आपका ये जिसके बारे में बात हो रहा हो, कर्ता जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और हिंदी में कर्ता कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जो करने वाला होता है सेंटेंस में, वाक्य में, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं यहां पर कर्ता। कर्ता मीन्स करने वाला, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम पूरे सेंटेंस में बात कर रहे हैं। आप देखो कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पर आप देखोगे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो आप बोलेंगे कि राम खेल रहा है। तो पूरे सेंटेंस में हमने किसकी बात की? राम की बात की। तो ये राम जो है आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखना जो सब्जेक्ट होता है इसके नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। आपने देखा सिंगुलर जो है वो सिंगल से बना हुआ है, प्लूरल जो है वो मोर देन वन हुआ। सिंगुलर, सिंगल से सिंगुलर, सिंगल चीज, ये एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, ये सिंगल चीज है, तो ये सिंगुलर में हुआ। तो जैसे यहां पर सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम, और यहां पर हम आई को कंसीडर करेंगे सिंगुलर में। प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है आपका वी, यू, दे, दीज, दोज। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं मोर देन वन की बात कर रहे हैं। आपके मन में एक और डाउट होगा कि यू, अगर हम यू की बात करें तो ये भी जो है सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सिंगुलर क्यों नहीं ले रहे हो? यहां पर जो है सब्जेक्ट जो है, जैसे यहां पर आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ऐसे यहां पर यू को जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे सेंटेंसों में यूज करेंगे, वाक्यों में यूज करेंगे, तो यू को जो है आप प्लूरल ही कंसीडर करना है। बाकी आप देखोगे कि वी हम मतलब एक से ज्यादा, तो ये क्या हुआ आपका? प्लूरल हुआ। ठीक है, दे मतलब वे, एक से ज्यादा, तो वो क्या हुआ आपका? प्लूरल हुआ। तो आपने देखा कि राम जो है एक करता है, और सब्जेक्ट जो है हमने दो भागों में डिवाइड किए, एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी होते हैं। प्लूरल में आपने देखा ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये आपके क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। इनका इसी के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी बला है? हम देखते हैं कि कौन सी बला है। हेल्पिंग वर्ब नाम से ही आपने देखा इसका नाम क्या है? हेल्पिंग, हेल्प करने वाला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी किसी भी सेंटेंस को हेल्प करने के लिए लगता है। जैसे आपने ऊपर सीखा था इज एम आर, प्रेजेंट में ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। तो सहायक क्रिया को भी अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया और फिर फ्यूचर हो गया। पास्ट में जब आप यूज करोगे तो यहां पर आपको यूज करना है वाज और वर का, प्रेजेंट में यूज करना है आपको इज, एम, आर का, और फ्यूचर में जो यूज करना है, जैसा मैंने बोला था आपको कि विल बी का ही यूज करेंगे, शैल बी का हम यूज प्रयोग जो है हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब वॉज जो है वो कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगता है? हमेशा ध्यान रखना ये सिंगुलर के साथ लगेगा, तो और ये प्लूरल के साथ लगेगा, सिंगुलर और ये प्लूरल। इज एम आर जो है वो सिंगुलर के साथ, और एम जो है वो आई के साथ, और ये जो है प्लूरल के साथ। विल बी जो है ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर आपका। घबराइए नहीं, मैं आपको सेंटेंस के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि कहां पर वॉज लगेगा, कहां पर वर लगेगा, कहां पर इज लगना है, एम लगना है, आर लगना है या विल बी लगना है। उसके बाद अब हम आते हैं वर्ब। ये आपकी वर्ब बोलो या मेन वर्ब बोलो, क्रिया है ये, एक्शन है ये, जहां पर एक्शन हो रहा हो। पूरे सेंटेंस में अगर आप देखोगे, राम एक सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना आपका क्या हुआ? मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है।
जब कहीं भी किसी भी उसमें एक्शन हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो पूरे सेंटेंस में वाक्य में देखोगे कि जब एक्शन किसमें हो रहा है, खेलने में हो रहा है। जब बच्चा खेलता है या फिर कोई व्यक्ति खेलता है तो वहां पर क्या होगा, आपका एक्शन होगा, और एक्शन होता है तो उसे हमने क्या बोला, वर्ब बोला। वर्ब जो है वो इसकी भी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो एक वर्ब है, सेकेंड फॉर्म इसकी वेंट होती है, थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होती है। ऐसी अगर आप देखोगे कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकेंड फॉर्म है, और प्लेड सेम थर्ड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको बिल्कुल ही ऐसा तरीका बता दूंगा जो कि आपके टाइम्स में यूज हुआ कि आप इसे याद कैसे करेंगे। आपको याद करने के लिए जैसे कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कहीं पे जो ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जहां पे सेम फॉर्म ही चला जाता है, रीड 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 रीड, स्पेलिंग एक है लेकिन उसकी फॉर्म सेम है, रन रैन रन। तो ऐसी कौन से जो वर्ब होंगे जिसमें आपको जो है याद करने की जरूरत है, किसकी तीनों फॉर्म याद करने की जरूरत है, और कौन से वर्ब की कौन से सेंटेंस में, कौन से वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, सेकंड फॉर्म यूज होनी है, थर्ड फॉर्म होनी है। आई एम द वन हु विल टीच यू वेरी इजीली। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इतनी आसानी से ये सारी चीजें सीख जाएंगे कि आप देखेंगे कि अंग्रेजी वाक्य को बनाना आपके लिए कितना इजी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट। एक सेंटेंस में बच गया कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पर है क्या, सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि किसी भी वाक्य में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात हो रहा हो, जो करता हो, जो करने वाला हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राम क्या खेल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, क्रिकेट खेल रहा है। तो आपका क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं बोलूं कि मैं एक पुस्तक पढ़ा रहा हूं और आपसे सवाल करूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, पुस्तक, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं अगर ये बोलूं कि वह खाना खाता है और आपसे सवाल करूं कि वह क्या खाता है तो आप क्या बोलोगे, खाना। तो वहां पर फूड क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आपको ऑब्जेक्ट जो है वाक्यों में देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनको सीखने। लाइक माय वीडियो, मुझे आशा है कि आपको जो मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।